नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास मिस्टर हीरो पार्ट 3। देवराज चौहान और जगमोहन मुख्य सड़क पर पहुंचे, जो कि कच्ची थी, परंतु उसे पक्कापन देने का भरपूर प्रयत्न किया गया था। वहां 50 घुड़सवार आते जाते दिखाई दे रहे थे। कोई धीमी, कोई मध्यम, तो कोई तेज रफ्तार से आ जा रहा था, अपने कामों में व्यस्त। हर कोई लड़ाके के वेश में, मौत के खौफ से दूर, लड़ने मरने के लिए हर पल तैयार। सूर्य निकल चुका था, धूप हर तरफ फैल चुकी थी। धीरे धीरे गर्मी का एहसास बढ़ता जा रहा था। दिन की रोशनी में देवराज चौहान ने पहली बार भरपूर निगाहों से जंगी बस्ती का नज़ारा लिया। बस्ती पूरी तरह आबाद थी। जरा जरा फासले पर गलियां और मकान थे। घोड़ों को खड़ा करने के लिए हर मुनासिब जगह पर अलग स्टैंड बने थे, जहां घोड़ों को बांधा जा सके। सड़क के दोनों तरफ दुकानें, होटल, बार और रेस्टोरेंट थे। वहां उन दुकानों में हर वह चीज़ मौजूद थी जो किसी अच्छे बाजार से हासिल की जा सकती थी। देवराज चौहान का घोड़ा आगे था और जगमोहन का पीछे। दोनों पैनी निगाहों से आसपास का निरीक्षण करते हुए मध्यम गति से आगे बढ़ते जा रहे थे। आने जाने वाले घुड़सवार यदा कदा उन्हें घूरकर देख लेते थे, क्योंकि वे वहां के लिए नए चेहरे थे। जगमोहन अपने घोड़े को देवराज चौहान के घोड़े के बराबर ले आया। भूख सी लग रही है, कुछ नाश्ता कर लिया जाए, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान ने उसे देखे बिना सिर हिला दिया। कुछ आगे रेस्टोरेंट है, वहां बढ़िया सामान मिलता है खाने का, वहीं नाश्ता करेंगे। देवराज चौहान ने एक हाथ से घोड़ी की लगाम पकड़ी और दूसरे हाथ से सिगरेट सुलगाई। यहाँ औरतें नहीं होती? देवराज चौहान ने एकाएक पूछा। जगमोहन के होठों पर अजीब सी मुस्कान बिखर गई। हैं, औरतें हैं, जिन्हें जबरन उठाकर यहाँ लाया गया है। उनकी संख्या करीब 10 है, कासिया बता रहा था, जिनमें से 6 तो आबू काली की जागीर बनी हुई हैं और बाकी 4 में से 3 बस्ती के दूसरे बड़े दादा के पहलू में हैं और एक को तीसरे नंबर के दादा ने पकड़ रखा है, जगमोहन ने बताया। उन औरतों को लेकर जाने कितने आदमी मारे जा चुके हैं। यहाँ कोई चीज़ किसी की नहीं है, जिसमें दम है वह ले जाए। किसी को किसी की औरत पसंद आ जाती है तो वह बकायदा दूसरे पर हमला कर देता है। छोटी मोटी जंग छिड़ जाती है, खून की नदियाँ बह उठती हैं। अब यह हालात और वक्त के ऊपर निर्भर है कि जंग कितनी देर चलती है और कौन जीतता है। आबू काली ने इसी तरह 6 औरतों की मिल्कियत हासिल कर रखी है, दूसरों से छीन रखा है उन औरतों को ताकत के दम पर। यहाँ के लड़ाके इसी कारण बाहर से औरतें नहीं लाते कि बस्ती के बड़े आबू काली जैसे दादा लाई औरत को भी ले जाएंगे और उन्हें भी शूट कर देंगे। अगर ऐसा न होता तो अब तक यहाँ जाने कितने परिवार बस चुके होते, बच्चे घूमते नजर आते। जवाब में देवराज चौहान होठ सिकोड़ कर रह गया। यहाँ कोई कानून नहीं, जिसके पास ताकत है सिर्फ उसी का कानून लागू होता है, जगमोहन कह रहा था। आबू काली ने उन 6 औरतों को इतने कड़े पहरे में रखा हुआ है कि जैसे किसी खजाने की रक्षा की जा रही हो, और मेरे ख्याल में जंगी बस्ती में मात्र वे 10 औरतें वास्तव में खजाने से कम की हैसियत नहीं रखती होंगी। देवराज चौहान ने जगमोहन की बात नहीं सुनी। उसकी आंखें सिकुड़ चुकी थी। वह उन 2 घुड़सवारों को देख रहा था जो सामने से आ रहे थे, और अचानक ही उनकी निगाह उन पर ठहर गई। दोनों घुड़सवारों ने अपने घोड़े धीमे कर लिए थे। उनके हाथ कमर में बंधे होल्स्टरों पर जा टिके थे। उनकी खतरनाक निगाहें देवराज चौहान और जगमोहन पर थी। जगमोहन भी एकाएक सतर्क हो उठा था। दोनों घुड़सवार इस तरह सामने आ गए कि उन्हें अपने घोड़ों की लगाम खींचनी पड़ी। चारों की खतरनाक निगाहें टकराई। मौत भरे भावों का आदान प्रदान हुआ। देवराज चौहान ने सिर पर पड़ी कैप को उठाकर सिर के बालों में उंगलियां फेरी और कैप वापस रख ली। आंखें सिकोड़े दरिंदगी भरे अंदाज में वह दोनों लड़ाकों को घूरे जा रहा था। तुम दोनों को पहले कभी नहीं देखा बस्ती में, एक ने सख्त स्वर में कहा। नए आए हैं, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। क्या नाम है तुम्हारा? पूछते हुए उसने जगमोहन पर भी निगाह मारी। होल्स्टरों में मौजूद रिवॉल्वरों के हत्थों पर हाथ रखे वे शूटिंग के लिए हर पल तैयार थे।
देवराज चौहान के होठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। मिस्टर हीरो। दोनों चौंके। अगले ही पल उनके हाथों में रिवॉल्वरें चमक उठी। ओह, तो तुम हो मिस्टर हीरो। उनके रिवॉल्वरों के रुख देवराज चौहान और जगमोहन की तरफ हो गए थे। तूने ही कल आबू काली के आदमियों को शूट किया था? हाँ, हम आबू काली के ही आदमी हैं, दूसरे ने दरिंदगी से कहा। रात भर तुम कहाँ रहे? 100 से अधिक आदमी तुम्हें रात भर से ही तलाश कर रहे हैं, तुम्हारी खोपड़ी उड़ाने के लिए। जगमोहन की आंखों में मौत की सर्द लहर दौड़ गई। उसका हाथ होल्स्टर की तरफ बढ़ा, परंतु फौरन ही एक लड़ाके के रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ हो गया। रहने दो। उसके स्वर में बेहद ज्यादा खूंखारता का पुट था। जब हमने रिवॉल्वर निकाली तो तुम लोगों को रिवॉल्वर निकालने की जरूरत नहीं रही। जगमोहन दांत पीसकर रह गया। उसका हाथ होल्स्टर पर ही रहा। आसपास से गुजरने वाले घुड़सवार भी उनकी बातें सुनकर रुक गए थे। छोटा सा जमघट वहां लगने लगा था। अधिकतर लड़ाकों की उत्सुक निगाहें देवराज चौहान और जगमोहन पर थी। यहाँ आबू काली को दुश्मन बनाकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। देवराज चौहान को घूरते हुए वह लड़ाका खतरनाक स्वर में बोला, हम इतनी बातें नहीं करते। अब तक तो तुम दोनों की लाशें घोड़ों के नीचे पड़ी होती, लेकिन तुमसे एक बेहद ही खास बात पूछनी है मिस्टर हीरो। देवराज चौहान की सर्द निगाहें उस पर टिकी रही। सुना है तुम हीरो को बगल में दबाए घूम रहे हो। कहाँ है वे हीरे? कहीं रख दिया या पास में है? देवराज चौहान की आंखों में कहर के भाव नाच उठे। हैं, मेरे पास हैं, देवराज चौहान ने ठंडे स्वर में कहा और बायां हाथ कमीज के भीतर डालकर हीरो वाली लेदर की थैली बाहर निकालकर हवा में लहराई। यह रहे वे हीरे। चाहिए तुम लोगों को? चिंता मत करो, हम ले लेंगे। अब ये हमारे ही हैं। दोनों की निगाहें थैली पर ही थी। उसी पल देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर चमकी। तेज धमाके हुए और रिवॉल्वर पुनः वापस होल्स्टर में पहुंच गई। आबू काली के दोनों लड़ाकों की खोपड़ियां उड़ गई थी। एक तो घोड़े पर ही औंधा हो गया था, दूसरा लहराकर जीन से नीचे जा गिरा था। पल भर के लिए वहां मौत का सा सन्नाटा छा गया। तभी जगमोहन के हाथ में दबी रिवॉल्वर से शोरा निकला और घोड़ों पर सवार उस लड़ाके के सीने में प्रवेश कर गया जो हीरे पाने के लालच में उन्हें शूट करने जा रहा था। वहां लगे जमखट में सब लड़ाकों की निगाहें देवराज चौहान के हाथ में दबी हीरो की थैली पर थी। और किसी को हीरे चाहिए? जगमोहन एकाएक दरिंदगी भरे अंदाज में चीख कर बोला। मौत का सन्नाटा बरकरार रहा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर होल्स्टर में रखने के पश्चात हीरो की थैली को भी कमीज के भीतर रख लिया। वहां एक एक पल जैसे मौत को छूकर आ रहा था। देवराज चौहान ने आगे बढ़ने के लिए लगाम थामी। जगमोहन ने भी एक हाथ से लगाम को थामा, दूसरे हाथ में रिवॉल्वर दबी थी। इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, जमघट में 3 अलग अलग घोड़ों पर सवार लड़ाके आगे बढ़े और उनके पास पहुंचकर ठिठक गए। एक बार फिर भयानक समा बंध गया। तीनों लड़ाकों की खूनी निगाहें आपस में मिली और जैसे आंखों ही आंखों में उन्होंने यह बात तय कर ली कि इस वक्त उन्हें एकजुट होकर ही सामने वाले का मुकाबला करना है। जगमोहन के दांत क्रूरता भरे अंदाज में भिंच गए। देवराज चौहान की आंखों में छाए सर्द भावों में बढ़ोतरी हो गई। ए मिस्टर हीरो, एक लड़ाके ने वहशी स्वर में कहा, अपने हीरे हमें दे दे। इन शब्दों के साथ ही उन तीनों की रिवॉल्वरें देवराज चौहान और जगमोहन की तरफ उठ गई थी। चंद पलों तक खतरनाक माहौल उसी प्रकार स्थिर रहा। हम आखिरी बार कह रहे हैं, वरना हीरे हम तुम्हें लाश बनाकर भी निकाल सकते हैं। दूसरा गुर्राया। मैं जानता हूँ। देवराज चौहान का खतरनाक लहजा जैसे मौत को छूकर जा रहा था। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम यह बात आखिरी बार कह रहे हो। दोबारा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दोबारा कहने तक तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे। इन शब्दों के पूरे होते ही देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर चमकी। 2 शोले एक साथ निकले। कब निकले किसी को एहसास न हो सका। घोड़ों पर मौजूद दोनों लड़ाके उड़ गए। तीसरे ने फायर किया, परंतु तब तक देवराज चौहान शूटिंग के बाद पलक झपकते ही लगभग घोड़े पर लेट चुका था।
लड़ाके के रिवॉल्वर से निकली गोली उसके ऊपर से निकलकर कुछ दूर मौजूद घोड़े पर सवार तमाशबीन लड़ाके की छाती में जा धंसी। उसी प्रकार लेटे लेटे देवराज चौहान ने ट्रिगर दबाया और बिना तीसरे लड़ाके को देखे घोड़े से सीधा होते हुए रिवॉल्वर होल्स्टर में डालकर सिगरेट सुलगाने में व्यस्त हो गया। उसके बाद चलाई गई गोली तीसरे लड़ाके की नाक फोड़ती हुई सिर के पिछले भाग से निकलकर बाहर जा गिरी थी। यह सब कुछ इस कदर तेजी और फुर्ती के साथ हुआ था कि जगमोहन को फायर करने का मौका भी नहीं मिला था। वह रिवॉल्वर थामे घोड़े पर ही बैठा रह गया था। देवराज चौहान की न दिखाई देने वाली फुर्ती को देखकर जमघट में मौजूद लड़ाके सन रह गए थे। रात से वे मिस्टर हीरो का जिक्र अवश्य सुन रहे थे, परंतु मिस्टर हीरो क्या है यह उन्होंने अब देखा था और समझ भी गए थे कि मिस्टर हीरो को निगल पाना आसान काम नहीं। ऐसा शूटिंग बाज उन्होंने आज तक जंगी बस्ती में नहीं देखा था। अब उनके लिए इस बात का फैसला करना कठिन हो रहा था कि कोई लड़ाका उनसे हीरे छीनने के लिए उन्हें शूट करने में सफल हो सकेगा या फिर आबू काली के खतरनाक लड़ाके मिस्टर हीरो को खत्म करने में सफल हो सकेंगे। आओ, देवराज चौहान ने दांत खींचकर वहां खड़े लड़ाकों पर निगाह मारते हुए जगमोहन से कहा, कम से कम कुछ देर जब तक कि ये पांचों लाशें इन लोगों के सामने हैं तब तक ये हीरो को छीनने की सोचेंगे भी नहीं। जिंदगी सबको प्यारी होती है। देवराज चौहान और जगमोहन ने घोड़े आगे बढ़ा दिए। जगमोहन के हाथ में अभी भी रिवॉल्वर थमी हुई थी, क्योंकि वह जानता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हुआ भी। पीछे से घोड़े की मध्यम सी टाप की आवाज उसके कानों में पड़ी। जगमोहन हवा के झोंके की भांति घोड़े पर टेढ़ा हुआ और ट्रिगर दबा दिया। इसी के साथ दूसरे फायर की भी आवाज गूंजी। जगमोहन के करीब से गर्म अंगारा निकलता चला गया और जिस अकेले लड़ाके ने उन दोनों को शूट करने के लिए मौत से भरा कदम उठाया था, वह पेट थामे घोड़े से नीचे लुढ़कता चला गया। जगमोहन की गोली उसके पेट में जा धंसी थी। जगमोहन घोड़े पर आगे जा रहे देवराज चौहान के बगल में पहुंच गया था। जमघट अभी भी वहीं का वहीं था। दोनों बिना बोले आगे बढ़ते रहे। घोड़ों के टापों की आवाज ही गूंज रही थी। कुछ आगे जाने पर माहौल उन्हें फिर पहले जैसा ही सामान्य लगने लगा। एक दुकान को देखते ही देवराज चौहान ने घोड़ी की लगाम खींची और छलांग मारकर उतरने के पश्चात दुकान की तरफ बढ़ गया। जगमोहन ने घोड़ी की लगाम खींच ली और वहीं खड़ा रहा। 2 मिनट बाद देवराज चौहान लौटा। एक मोटे गत्ते के डिब्बे को सलीके के साथ फाड़कर उस पर काली ग्रीस से मोटा मोटा मिस्टर हीरो लिखा हुआ था और उसके ऊपर दोनों कोनों में छेद करके मोटी डोरी बांध रखी थी। उस डोरी को उसने घोड़े के गले में डाल दिया। अब गत्ते पर ग्रीस से मोटे शब्दों में लिखा मिस्टर हीरो दूर से ही चमक रहा था। यह सब करते समय देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता के भाव फैले हुए थे। जगमोहन के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। यह सब क्या है? उसके होठों से निकला। क्रूरता के भाव देवराज चौहान के चेहरे पर जहरीली मुस्कान के रूप में फैल गए थे। मिस्टर हीरो के नाम के बोर्ड को घोड़े के गले में लटकाने के 2 कारण हैं। देवराज चौहान छोटी सी छलांग में घोड़े की पीठ पर बैठा और लगाम खींच ली। कैसे 2 कारण? जगमोहन की आंखों में अभी भी हैरानी के भाव कम नहीं हुए थे। पहला कारण तो यह कि आबू काली के आदमियों को मुझे ढूंढने की परेशानी ना हो, और दूसरी वजह यह थी कि हर कोई पास आकर यह ना पूछता फिरे कि मैं ही मिस्टर हीरो हूँ। लेकिन ऐसा करने से तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। कोई भी हमें देखकर शूट कर देगा। आबू काली के आदमी ही नहीं, बस्ती के लड़ाके भी हीरो को पाने के लिए हमें शूट कर सकते हैं। जगमोहन ने आंखें सिकोड़कर कहा। जवाब में देवराज चौहान के होठों पर दरिंदगी से भरी खतरनाक मुस्कान लहरा उठी थी। फिर धीरे धीरे जगमोहन के चेहरे पर भी क्रूरता से भरी चादर बिछती चली गई थी। घोड़े पुनः आगे बढ़ने लगे। सामने से आता जो भी घुड़सवार लड़ाका घोड़े के गले में लटकते मिस्टर हीरो के बोर्ड को देखता तो उसके चेहरे पर हैरत चमक उठती। स्पष्ट था कि देखने वाले को मालूम था कि आबू काली के खूंखार लड़ाके मिस्टर हीरो को शूट करने के लिए उसकी तलाश कर रहे हैं
और यह खुद को इश्तहार बनाए मौत को दावत दे रहा है। शायद ही कोई एक आध होगा जिसके कानों में अभी मिस्टर हीरो का जिक्र नहीं पहुंचा होगा, परंतु मिस्टर हीरो के उन शब्दों को पढ़कर वह भी असमंजस से देवराज चौहान को देखने लगता। देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरों पर से वहशीपन टपक रहा था। उनके घोड़े सिर्फ चलने के अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। देवराज चौहान के होठों में फंसी सिगरेट सुलग रही थी, जिससे वह वैसे ही कश लिए जा रहा था। फिर उसने लगाम को बाह में फंसाया और होल्स्टर में फंसी रिवॉल्वर के चैम्बर को भरा। जो गोलियां चल चुकी थी उनकी जगह नई गोलियों ने ले ली थी। रिवॉल्वर पुनः होल्स्टर में पहुंच गई, परंतु तब तक खतरा उनके सिर पर मंडराने लगा था। सामने से आने वाले लड़ाकों ने जब मिस्टर हीरो पढ़ा और उन्हें यह भी खबर थी कि मिस्टर हीरो के पास हीरे हैं जिन्हें साथ लिए वह घूम रहा है, तो उन लड़ाकों ने अपने घोड़े रोक लिए। जब देवराज चौहान और जगमोहन आगे बढ़ गए थे तो उन रुके लड़ाकों में से 4 खतरनाक लड़ाकों ने अपने घोड़ों को वापस मोड़ा और उनके पीछे लग गए। और शायद उन्होंने भी आंखों ही आंखों में बात कर ली थी कि मिलकर हीरे लूटेंगे और आपस में बराबर बांट लेंगे। देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरों पर सर्द भाव नाच उठे। पीछे हमारे चाहने वाले आ रहे हैं, 4 हैं, जगमोहन ने दरिंदगी से कहा। देवराज चौहान और जगमोहन की आंखें मिली, इशारे हुए और फिर आने वाले पलों में मौत का छोटा सा तूफान उठा। देवराज चौहान के शूज कब रकाबों से निकले और कब वह उसी तरह बैठे बैठे उछलकर उल्टा होकर बैठ गया, मालूम ही न हो सका। रिवॉल्वर दाएं हाथ में दब चुकी थी और जगमोहन तो उसी प्रकार बैठे बैठे घोड़े की पीठ पर पीठ के बल लेटा, तो पीछे का सारा नजारा स्पष्ट नजर आने लगा। रिवॉल्वर हाथ में थी। यही वह वक्त था जब पीछे आ रहे चारों घुड़सवार लड़ाके उन्हें शूट करने के लिए अपनी रिवॉल्वर वाले हाथ ऊपर उठा चुके थे, परंतु फायर करने के लिए ट्रिगर दबाने का मौका उन्हें न मिला। 4 फायर एक साथ हुए, 2 देवराज चौहान के रिवॉल्वर से और 2 जगमोहन के। वे चारों घोड़े बिना सवारों के हो गए। आने जाने वालों ने यह खूनी दृश्य देखा तो ठगे से रह गए। जो मिस्टर हीरो लिखा पढ़कर हीरो के बारे में सोचने लगे थे, उन्होंने सोचना तुरंत छोड़ दिया। देवराज चौहान घोड़े की पीठ पर उल्टा बैठा पुनः उछला, हवा में उसका शरीर लहराया और फिर अगले ही पल वह घोड़े पर सीधा बैठा था। लगाम थाम ली थी उसने। जगमोहन भी सीधा होकर बैठ गया था। रिवॉल्वर वापस होल्स्टरों में पहुंचकर टिक गई थी। देवराज चौहान जानता था कि मिस्टर हीरो का बोर्ड लगाकर उसने अपने लिए खतरे बढ़ा लिए हैं, परंतु उसकी अपनी निगाहों में ऐसा करना जरूरी था, नहीं तो यह सिलसिला लंबा चलता। और अब उसे पूरी आशा थी कि अगर इसी तरह खुद को बचाकर आबू काली के आदमियों को उड़ाता रहा तो जल्दी ही आबू काली की आदमियों में उसकी दहशत फैल जाएगी। साथ ही जंगी बस्ती में उसका अपना रुतबा बन जाएगा, जो कि उसके आगे के काम के लिए बेहतर साबित होगा। आबू काली की दौलत तक वह आसानी से पहुंच सकेगा। कुछ आगे पहुंचने पर उन्हें तिराहा मिला, जहां कुछ घुड़सवार लड़ाके खड़े थे। तुम्हारी वह नाश्ते की जगह कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। दाएं मुड़ते ही जगमोहन ने जवाब दिया, लेकिन तभी देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। तिराहे पर खड़े चारों घुड़सवार उन्हें देखते ही एकाएक सतर्क हो गए थे। स्पष्ट था कि मिस्टर हीरो का ग्रीस वाला बोर्ड पढ़ लिया था उन्होंने। देवराज चौहान और जगमोहन की मौत से भरी खूनी आंखें टकराई, फिर सर्द और ठंडी निगाहें घूमती हुई पुनः उन घुड़सवार लड़ाकों पर जा टिकी, जो घोड़ों को धीरे धीरे आगे उनकी तरफ बढ़ाने लगे थे और उनके हाथ होल्स्टरों में मौजूद रिवॉल्वरों के दस्ते पर जा टिके थे। वे सब खूंखार, बेहद खूंखार लड़ाके थे। इस बात का इशारा तो उनके हाव भाव, उनके अंदाज ही बता रहे थे। ज्यों-ज्यों वे लोग एक दूसरे के पास पहुंचते जा रहे थे, रिवॉल्वरें होल्स्टर से निकलकर हाथों में आ जाती थी। अब उनमें मात्र 8 फीट का फासला रह गया था। 6 जोड़ी खूनी आंखें एक दूसरे से टकरा रही थी। सबके हाथों में रिवॉल्वरें थी, जिनके रुख आमने सामने एक दूसरे की तरफ थे। रिवॉल्वरें आग उगलने के लिए तैयार थी। चारों की अधिकतर निगाह देवराज चौहान पर थी। इसी बात का फायदा उठाया जगमोहन ने
उसके रिवॉल्वर से अंगारे निकले और दो की छातियों में सुराख पैदा हो गए। उसके तीनों साथियों के रिवॉल्वर तुरंत गरजे। देवराज चौहान फौरन एक तरफ हो गया। गोली बाह को छीलती हुई गुजर गई, जबकि जगमोहन घोड़े से छलांग लगा चुका था। सीधा होने से पहले ही दांत भींचकर देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल घुमाई और ट्रिगर दबाता चला गया। वे दोनों लड़ाके पुनः फायर करने के काबिल न रहे। एक के गले में गोली लगी, दूसरे के कंधे में। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई। मौत को सामने देखकर वह लड़ाका और भी खूंखार हो उठा। बिना पल गवाए घोड़े पर बैठे ही बैठे उसने देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। अभी उसने हवा में आधा रास्ता ही तय किया था कि देवराज चौहान की उंगली हिली और हवा में आते उस लड़ाके का सिर फटकर बिखरता चला गया। यह बोरे की तरह छाती के बल नीचे जा गिरा। देवराज चौहान ने लड़ाकों पर निगाह मारते हुए रिवॉल्वर होल्स्टर में डाली। जगमोहन उछलकर वापस घोड़े की पीठ पर आ बैठा। यह खूनी सिलसिला रुकने वाला नहीं। जगमोहन लाशों को देखकर गुर्राया। रुकेगा। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली, परंतु कुछ वक्त लगेगा रुकने में। अभी तो ताजा ताजा शुरू ही हुआ है। जंगी बस्ती के रास्तों को अभी खून से तर तो हो लेने दो। यह खून हमारा भी हो सकता है, कहकर जगमोहन वहशी हंसी हंस पड़ा। देवराज चौहान ने मौत से चमकती निगाहों से जगमोहन को देखा। खून तो खून ही होता है, बेशक वह किसी का भी हो। और फिर हम जिस धंधे में हैं, इस धंधे में तो कभी भी हमारा खून गिरने का वक्त आ सकता है। वजन कभी कम तो कभी ज्यादा। देवराज चौहान का चेहरा धधक उठा। आंखों में खून जैसी लाली थी और क्रूरता से दांत भींच गए थे। जगमोहन के चेहरे पर खतरनाक भाव विद्यमान थे। वह हंसकर कह उठा, फिर तो हमें जल्दी से नाश्ता कर लेना चाहिए। आने वाले वक्त का कोई भरोसा नहीं। देवराज चौहान खतरनाक अंदाज में हंसा, फिर घोड़े को एड़ मारी। घोड़ा आगे बढ़ा। जगमोहन का घोड़ा साथ चल पड़ा। दाएं मुड़ते ही करीब ही जगमोहन का बताया रेस्टोरेंट था। बाहर कई घोड़े बंधे हुए थे। लकड़ी की बल्ली लगाकर घोड़ों को बांधने के लिए अच्छे ढंग का स्टैंड बना रखा था। देवराज चौहान और जगमोहन ने वहां पहुंचकर घोड़ों को स्टैंड की बल्ली से बांधा और फिर आसपास निगाह मारकर रेस्टोरेंट के भीतर प्रवेश कर गए। भीतर 15-20 टेबल थी, जो कि करीब आधी भरी हुई थी। कुल मिलाकर वहां 20 के ऊपर लड़ाके मौजूद थे, जो कि नाश्ता करने में व्यस्त थे। कोई चाय कॉफी का मजा ले रहा था। एक दो ऐसे भी थे जो सुबह के इस वक्त बियर का इस्तेमाल सैंडविच के साथ कर रहे थे। देवराज चौहान और जगमोहन ने एक खाली टेबल संभाल ली। कईयों की निगाहें उनकी तरफ उठी, परंतु किसी ने कोई खास नोटिस नहीं लिया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया, फिर बाह पर निगाह मारी, जहां से गोली ने बाह का मांस उधेड़ दिया था। करीब आधे इंच से ज्यादा गहराई तक बाह का मांस उधड़ता चला गया था। ठीक है? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया। तभी वेटर आया। जेब में रिवॉल्वर मौजूद होने का एहसास स्पष्ट हो रहा था। जगमोहन नाश्ते का ऑर्डर देने वाला था कि देवराज चौहान ने कहा, विस्की की बोतल, उसके बाद नाश्ता। जगमोहन ने हैरानी से देवराज चौहान को देखा। विस्की की बोतल? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिगरेट का कश लिया, फिर बोला, बाजू के जख्म पर डालनी है ताकि जहर न फैले गोली का। ओह! जगमोहन ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया, फिर पास खड़े वेटर को देखा। नाश्ता बढ़िया वाला होना चाहिए, घटिया या सामान्य स्तर का नहीं। दोनों के लिए? वेटर ने पूछा। हाँ, बढ़िया नाश्ते के लिए 2 बंदों का 700 रुपये और 650 की बोतल। पहले कीमत, उसके बाद में माल। वेटर ने दोनों को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। जगमोहन ने जेब में हाथ डाला, परंतु देवराज चौहान ने पहले ही जेब से हीरा निकालकर टेबल पर रख दिया। हीरे को देखते ही वेटर की आंखें फैलती चली गई। हम जो भी यहाँ लेंगे उसका बिल यह हीरा चुका देगा। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मिस्टर हीरो? वेटर के होठों से निकला। देवराज चौहान और जगमोहन की आंखें मिली। ऑर्डर सप्लाई करो, देवराज चौहान ने कहा। वेटर ने जल्दी से हीरा उठाकर मुट्ठी में दबा लिया। बैलेंस तो वापस नहीं देना पड़ेगा? वेटर ने पूछा। नहीं, बाकी तुम्हारी टिप। वेटर टाइप लड़का फौरन हीरा लेकर वहां से चला गया। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर मुंह बनाया।
क्यों माल को लुटाने पर तुले हो? जवाब में देवराज चौहान हंसा, अजीब सी हंसी। इसमें हंसने की क्या बात है? तुम आबू काली की दौलत को भूल रहे हो, जिसे लूटने के लिए हम यहाँ आए हैं। याद है मुझे, अभी वह दौलत हमसे बहुत दूर है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। दूर है तो पास आ जाएगी। देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी छलक उठी। दौलत तो हम लेकर ही जाएंगे आबू काली की। नहीं ले जा सके तो पास की दौलत का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस स्थिति में यहाँ से जान बचाकर निकल पाना संभव नहीं होगा। जगमोहन ने बहस ना करने की सोचकर दाएं बाएं गर्दन घुमाई, परंतु अगले ही पल वह सतर्क हो गया। हीरे ने अपना कमाल दिखा दिया था। वहां मौजूद लगभग सारे ही लड़ाकों की निगाहें उन पर टिक चुकी थी। जगमोहन ने गर्दन वापस घुमाकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के होठों पर खतरनाक मुस्कान रेंग उठी। लगता है हमें नाश्ता नसीब नहीं हो पाएगा, जगमोहन ने दांत भींचकर कहा। मेरा वादा रहा कि हम यहाँ से नाश्ता करके ही निकलेंगे। देवराज चौहान के स्वर में कुर्राहट उभरी। किसी की परवाह मत करो और अपने काम से मतलब रखो। ये लोग हमें आनन फानन में शूट भी कर सकते हैं, हीरे पाने के लालच में। चिंता मत करो, इस बात का इंतजाम मैं अभी करता हूँ। देवराज चौहान ने वहां निगाह मारी, फिर एक टेबल पर मौजूद दो खतरनाक लड़ाकों को पास आने का इशारा किया। तभी वेटर विस्की की बोतल रख गया। देवराज चौहान ने बोतल की सील तोड़ी और उसे बाह के जख्म पर डालने लगा। जख्म पर अल्कोहल लगते ही दर्द की तीव्र लहर जिस्म में उठी, फिर धीमी पड़ती चली गई। करीब आधी बोतल जख्म पर खाली करने के पश्चात बोतल टेबल पर रखी तो तब तक वेटर 2 गिलास भी रख गया। वे दोनों लड़ाके आंखें सिकोड़े देवराज चौहान को ही देखे जा रहे थे। देवराज चौहान ने हाथ के इशारे से पुनः उन्हें पास आने को कहा। आखिरकार वे दोनों लड़ाके उठे और देवराज चौहान की तरफ बढ़े। इस दौरान उनके हाथ होल्स्टरों में मौजूद रिवॉल्वरों पर पहुंचकर ठहर गए थे। वे दोनों टेबल के करीब आकर ठिठके। तुम मिस्टर हीरो हो? एक लड़ाके ने होठ सिकोड़कर पूछा। हाँ, तुमने कैसे जाना? देवराज चौहान मुस्कुराया। तुमने वेटर को हीरा दिया है और कल रात से यही बात सुनने को मिल रही है कि तुम हीरे बांटते फिर रहे हो। तुम्हारे पास बहुत सारे हीरे हैं, दूसरे लड़ाके ने कहा। हाँ हैं, परंतु तुम लोग उन्हें हासिल करने की चेष्टा मत कर बैठना, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। इस पर दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। देवराज चौहान ने जेब से 2 हीरे निकालकर टेबल पर रखे। एक एक हीरा 40-40 हजार की कीमत का है। तुम लोग इसे कमाना चाहते हो? दोनों लड़ाकों ने एक दूसरे को देखा, फिर सहमति में सिर हिला दिया। कमाने में कितना वक्त लगेगा? जितनी देर हमें नाश्ता करने में लगेगी। ठीक उसी समय वेटर वहां पहुंचा और हाथ में थाम रखी ट्रे में नाश्ते का सामान टेबल पर रखने लगा। रह रहकर वेटर की निगाह टेबल पर पड़े दोनों हीरो पर जाकर टिक रही थी। हमें मंजूर है, लेकिन करना क्या है? हम आराम से नाश्ता कर सकें, कोई हमें निशाना बनाने की चेष्टा न करे। ठीक है। देवराज चौहान ने दोनों हीरे उठाकर वापस जेब में रख लिए। हीरे तो बाहर निकालो। नाश्ता समाप्त करने तक मेरे, उसके बाद तुम लोगों के। दोनों लड़ाकों ने होल्स्टरों से रिवॉल्वरें निकालकर हाथ में ले ली और बतौर पहरेदार वहां खड़े हो गए। देवराज चौहान और जगमोहन नाश्ता करने लगे। दोनों लड़ाके इस बात के बारे में पूरी तरह सतर्क थे कि वहां मौजूद कोई भी लड़ाका अपनी रिवॉल्वर इस्तेमाल न कर सके, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नाश्ता सुख शांति से समाप्त हो गया। देवराज चौहान ने जेब से 2 हीरे निकालकर टेबल पर रख दिए। दोनों लड़ाकों ने एक एक हीरा उठाया और जेब में डाल लिया। एक लड़ाका तो वापस अपनी जगह पर चला गया, परंतु दूसरे ने फुर्ती के साथ अपने हाथ में थाम रखी रिवॉल्वर देवराज चौहान की कनपट्टी से सटा दी। जगमोहन के होठों से क्रोध भरी गुर्राहट निकली, जबकि देवराज चौहान का चेहरा बेहद शांत रहा। मिस्टर हीरो, लड़का खतरनाक स्वर में गुर्राया। पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, सारे हीरे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो 2 पलों में तुम्हारी जान तुम्हारे शरीर से बाहर होगी। वैसे भी तुम्हें शूट करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि आबू काली तुम्हें जंगी बस्ती में मरा हुआ देखना चाहता है। जगमोहन दांत भींचे बैठा रहा। वह मजबूर था। रिवॉल्वर की नाल देवराज चौहान के सिर से सटी हुई थी। अगर वह उठने की भी चेष्टा करता
तो उस लड़ाके ने ट्रिगर दबा देना था। बहुत नाजुक और खतरनाक वक्त था। वहां बैठे अन्य लड़ाके भी उत्सुकता भरी निगाहों से यह खूनी तमाशा देखने लगे थे। हीरे मेरी जेब में हैं, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। निकालो। दांत भींचकर उसने रिवॉल्वर का दबाव कनपट्टी पर बढ़ा दिया। देवराज चौहान ने बैठे ही बैठे जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। जेब के करीब ही होल्स्टर था और पलक झपकते ही रिवॉल्वर के हत्थे पर देवराज चौहान का हाथ गया। नाल का रुख पीछे की तरफ हुआ और ट्रिगर दब गया। कानों को फाड़ देने वाला धमाका वहां गूंजा। देवराज चौहान की कनपट्टी से रिवॉल्वर हट गई। देवराज चौहान ने बिना पीछे देखे रिवॉल्वर होल्स्टर में डाल ली। पीछे खड़े लड़ाके की ठीक छाती में गोली लगी थी। दूसरी सांस लेने का भी उसे मौका नहीं मिला था। रिवॉल्वर लिए ही वह नीचे जा लुढ़का था। रेस्टोरेंट में मौजूद कुछ लड़ाके हैरत के भाव से और कुछ सामान्य भाव से देवराज चौहान को देख रहे थे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। तभी रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार पर बाहर से आकर दो लड़ाके खड़े हो गए। दोनों ही लड़ाके दरिंदगी का जीता जागता चेहरा लग रहे थे। उनकी खतरनाक निगाहें रेस्टोरेंट में चारों तरफ घूमी और आखिरकार देवराज चौहान और जगमोहन पर जा टिकी। तुम लोगों में मिस्टर हीरो कौन है जिसका घोड़ा बाहर खड़ा है? एक ने ऊंचे स्वर में पूछा। क्यों? देवराज चौहान ने कश लेकर सर्द निगाहों से उसे देखा। जवाब में पहले उसके होठों पर जहर भरी मुस्कान उभरी। क्योंकि हम उससे हीरे लेना चाहते हैं जिन्हें जेब में डाले वह। तभी जगमोहन के हाथ में रिवॉल्वर चमकी। 2 बार ट्रिगर दबा। एक की खोपड़ी में और दूसरे की गर्दन में गोलियां लगी। दोनों ही नीचे गिरकर एक दूसरे पर ढेर हो गए। खौफ से भरा सन्नाटा रेस्टोरेंट के भीतर छा चुका था। देवराज चौहान ने रेस्टोरेंट में निगाह मारी। हर कोई शांत और चुप था। एक तरफ बने छोटे से काउंटर के पीछे थुल सा लड़ाका बैठा था जो कि यकीनन इस रेस्टोरेंट का मालिक था। वह दोनों को ही घूर रहा था जो कि लाशें बिछाकर उसके रेस्टोरेंट में गंदगी डाल रहे थे। परंतु उसके चेहरे से यह बात तो स्पष्ट जाहिर थी कि वह बीच में दखल देने का इरादा नहीं रखता था। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें मिली। चलें? जगमोहन ने रिवॉल्वर के चैम्बर को भरकर रिवॉल्वर होल्स्टर में रखी। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। दोनों खड़े हुए और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मुख्य द्वार के बीच पड़ी दोनों लड़ाकों की लाशों को उन्होंने जूतों से साइड किया। फिर बाहर निकलने के लिए आगे बढ़े कि तुरंत ही पीछे हटकर द्वार के दाएं बाएं ओट में सटकर खड़े हो गए। हाथों में रिवॉल्वरें चमक उठी। दोनों की खूंखारतापूर्ण आंखें मिली। बाहर का माहौल बेहद खतरनाक हो चुका था। करीब 20 घुड़सवार लड़ाकों ने वह जगह घेर रखी थी। उनके चेहरे ही बता रहे थे कि उनके इरादे मरने मारने के हैं और इस बात में दूसरी राय होने का सवाल ही नहीं था कि वे लड़ाके आबू काली के आदमी हैं। और बाहर मौजूद उसके घोड़े के गले पर लटके रहे मिस्टर हीरो के शब्दों को देखते ही वे समझ गए होंगे कि वह भीतर है। और इस बार उन्होंने बेहद शांति से घेराव किया था क्योंकि सड़कों पर पड़ी अपने साथी लड़ाकों की लाशों को उन्होंने बखूबी देखा होगा और समझ चुके होंगे कि मिस्टर हीरो बेहद खतरनाक इंसान है। कई पलों तक वहां सन्नाटा छाया रहा। जगमोहन थोड़ा सा हटकर घूमकर देवराज चौहान के पास पहुंचा। बाहर तो बहुत सारे हैं, सोच समझकर घेरा डाला है उन्होंने, जगमोहन बोला। देवराज चौहान के होठ खतरनाक मुद्रा में भिजे रहे। एकाएक जगमोहन वहां से हटा और रेस्टोरेंट के मालिक के पास पहुंचा। उससे कुछ बात करके फौरन ही वापस लौटा। रेस्टोरेंट के पीछे भी रास्ता है बाहर निकलने के लिए। कोई फायदा नहीं, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। जिन्होंने आगे घेरा डाला है उन्होंने पीछे भी घेरा डाला होगा, ना डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जगमोहन की आंखों में खतरनाक भाव चमक उठे। इतनों का एक साथ मुकाबला करने में शायद दिक्कत पेश आए हमारे साथ। आ भी सकती है, नहीं भी, देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा। और टकराव तो हर हाल में होना ही है, उसके बिना तो यहाँ से निकल भी नहीं सकते। तो फिर सोचने का क्या फायदा? जगमोहन के होठों से गुर्राहट निकली। हमें सोचने का फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं है, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। रेस्टोरेंट के भीतर जो लड़ाके मौजूद हैं, हम इस लड़ाई में अपनी तरफ से उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं।
मौत की बाजी हमारे हक में पलट सकती है। इस्तेमाल कर सकते हैं? कैसे? जगमोहन चौंका। देवराज चौहान अपनी जगह से हटा और रेस्टोरेंट के उस छोटे से हॉल के बीच जा खड़ा हुआ। सब लड़ाकों की निगाहें देवराज चौहान पर ही थी। बाहर आबू काली के लड़ाके हमें शूट करने के लिए खड़े हैं, देवराज चौहान ने वहां मौजूद सब लड़ाकों से कहा, और तुम सब भीतर हो। हमें शूट करने की चाहत में वे लोग यह नहीं सोचेंगे कि आप में से कौन कौन उनकी गोली का शिकार होता है। इसलिए इस स्थिति में वे लोग आप लोगों को भी शूट कर सकते हैं। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। तुम कहना क्या चाहते हो? एक लड़ाके ने ऊंचे स्वर में पूछा। तभी बाहर से आता हुआ ऊंचा स्वर उन सबके कानों में पड़ा। मिस्टर हीरो, तुम हमारी आवाज सुन रहे हो? देवराज चौहान के चेहरे पर छाई सख्ती पड़ गई। जगमोहन रिवॉल्वर थामे वहीं दरवाजे की भीतरी ओट में खड़ा था। आबू काली के लड़ाके मिस्टर हीरो यानी कि मुझे शूट करना चाहते हैं, मेरे साथी को शूट करना चाहते हैं, परंतु वे लोग ठीक से हमें नहीं पहचानते, हमारे चेहरों को नहीं जानते। ऐसी स्थिति में इस रेस्टोरेंट में उन्हें जो भी नजर आएगा वे उन्हें शूट करेंगे, यानी कि आप लोगों को भी शूट किया जाएगा। आपकी और मेरी स्थिति में आबू काली के लड़ाकों की निगाहों में कोई खास फर्क नहीं है। उनके लिए यहाँ मौजूद सभी मिस्टर हीरो हैं, क्योंकि वो लोग मुझे चेहरे से नहीं जानते। इसलिए इस वक्त आप लोगों को अपनी जान भी बचानी है और समझदारी का तकाजा यही है कि मेरे साथ मिलकर बाहर मौजूद आबू काली के लड़ाकों का मुकाबला करो, तभी हम उन लोगों को खत्म कर सकेंगे। देवराज चौहान के शब्द सुनकर एक लड़ाके के होठों से गुर्राहट निकली। तुम चालाकी इस्तेमाल करके हमें आबू काली के लड़ाकों के साथ भिड़वाना चाहते हो? यह चालाकी नहीं, बल्कि रहने दो, इतनी समझ हम भी रखते हैं। उन्हें मिस्टर हीरो चाहिए, इसलिए वे लोग तुम्हें ही निशाना बनाएंगे, हमें नहीं। लड़ाके ने सख्त स्वर में कहा। वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर वह बाहर की तरफ बढ़ा। बेवकूफ़ी मत करो, देवराज चौहान कठोर स्वर में गुर्राया। खबरदार जो मुझे रोका, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, लड़ाके ने खतरनाक स्वर में कहा। देवराज चौहान अपनी जगह खड़ा उसे सख्त निगाहों से देखता रहा। लड़ाका मुख्य द्वार से बाहर निकला। अभी एक कदम ही बाहर रखा होगा कि फायरों की दो आवाजें गूंजी और वह लड़ाका उछलकर पीठ के बल नीचे जा गिरा। उसकी छाती में गोलियां लगी थी। चंद क्षणों के लिए रेस्टोरेंट में मौत का सा सन्नाटा छा गया। देखा आप सबने? देवराज चौहान ने मौत की उस खामोशी को तोड़ा। मैंने कहा था कि बाहर मौजूद लड़ाके हर उस इंसान को शूट करेंगे जो इस रेस्टोरेंट में मौजूद है। नामर्दों की मौत मरने से क्या फ़ायदा? बेहतर यही है कि उनका मुकाबला करके मरा जाए या फिर उन्हें मार दिया जाए। ऐसा करने से अपनी जान बचने का कुछ तो चांस होगा, नहीं तो मौत हर हाल में लाजमी ही है। सब लड़ाकों की गर्दनें हिलने लगी। वे एक दूसरे को देखने लगे। फिर जैसे बाहर मौजूद आबू काली के लड़ाकों से टक्कर लेने के लिए सबने एक साथ सहमति दे दी। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही, एक लड़ाके ने कहा। वैसे तो हम आबू काली जैसे इंसान के लड़ाकों का मुकाबला न करते, परंतु अब हमें अपनी जान बचाने के लिए उन्हें शूट करना ही होगा। मिस्टर हीरो, बाहर से पुनः खतरनाक स्वर उभरा। यूँ खामोश रहने से अब काम नहीं चलेगा। हम जानते हैं जिसे हमने शूट किया है वह मिस्टर हीरो नहीं था। हमने तुम्हें घेर रखा है। तुम और तुम्हारा साथी बचकर नहीं जा सकते। अच्छा यही है कि खुद को हमारे हवाले कर दो। शायद आबू काली तुम्हें माफ़ कर दे, नहीं तो मौत तुम्हारी लाजमी है। देवराज चौहान चेहरे पर खतरनाक भाव लिए खड़ा रहा। सब लड़ाकों ने होल्स्टरों से रिवॉल्वरें निकालकर हाथ में ले ली। कुछ पीछे की तरफ ध्यान दो, जगमोहन बोला। वहाँ भी घेरा पड़ा होगा। और फिर कुछ ही पलों में जैसे खूनी जंग का आरंभ हो गया। रेस्टोरेंट के भीतर वाले ओट में रहकर बाहर का निशाना लेने लगे और बाहर वाले भीतर वालों का। फायरों की आवाज़ों से सारा इलाका गूंज उठा। कभी भीतर वालों की चीखें गूंजती, वे मरते, तो कभी बाहर मौजूद लड़ाकों की चीखें और मौत। अभी यह सिलसिला चालू हुए 5 मिनट ही बीते थे कि एकाएक वातावरण थर्रा उठा। बाहर मौजूद आबू काली के आदमियों ने
हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। रेस्टोरेंट का एक हिस्सा तेज धमाके के साथ उड़ गया था। कई लड़ाकों की मौत से भरी आखिरी चीख गूंजी। छत का भी बड़ा हिस्सा उड़ गया। जो हिस्सा बचा था उसमें से धूल और सूर्य की तेज धूप भीतर आ गई थी। एकाएक पूरा माहौल बदल गया था। देवराज चौहान उछलकर टेबल से टकराता हुआ नीचे जा गिरा था। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई थी, परंतु अगले ही पल वह संभल गया। उसने पास पड़ी किसी दूसरे लड़ाके की रिवॉल्वर फौरन उठा ली। जगमोहन उछलकर कंधे के बल गिरा था, इस तरह कि कंधा सन ही रह गया था। काफी पलों तक, कई पलों तक वह उसी स्थिति में पड़ा रहा। रिवॉल्वर उसके हाथ में ही फंसी रही थी। देवराज चौहान ने फौरन ही हालात का जायजा लिया। स्थिति खतरनाक हो उठी थी। सिर्फ 5-6 लड़ाके ही उसे सलामत नजर आए थे। बाकी सब बाहर से आती गोलियों और ग्रेनेड के धमाके से मारे गए थे। मरे बाहर वाले लड़ाके भी थे, परंतु उनका मरना न मरना एक जैसा ही था, क्योंकि उनकी जगह तो और लड़ाके भी आकर ले सकते थे। जगमोहन फौरन सरकता हुआ देवराज चौहान के करीब पहुंचा। अब क्या किया जाए? हम भीतर फंसे हैं और बाहर वालों के पास ग्रेनेड भी है। करना क्या है? देवराज चौहान सर्द लहजे में बोला। वही करो जो हम पहले कर रहे थे। हाथ उठाकर बाहर निकलने से तो रहे, सावधानी से उन्हें शूट करते रहो। वे ग्रेनेड का इस्तेमाल फिर करेंगे। अवश्य करेंगे। देवराज चौहान को आने वाले खतरे का पूरी तरह एहसास था। ग्रेनेडों के सामने रिवॉल्वरें बेकार हैं। ग्रेनेड हमें उड़ाकर रख देंगे। हम भीतर फंसे पड़े हैं। जगमोहन की बात सही थी, परंतु इन फंसे हुए हालात में कुछ खास कर गुजरने की गुंजाइश भी नहीं थी। देवराज चौहान अपनी जगह से हिला और सावधानी से सरकता हुआ आगे बढ़ने लगा। ग्रेनेड फेंके जाने के बाद अभी तक न तो कोई गोली चली थी और न ही पुनः ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया था। शायद बाहर वाले लड़ाके भीतर की स्थिति जानने की चेष्टा करते हुए यह सोच रहे होंगे कि मिस्टर हीरो जिंदा है या मर गया। देवराज चौहान ने लकड़ी के उस रेस्टोरेंट में पैदा हो चुके झरोखे से आंख लगा दी। बाहर ढेरों घुड़सवार मौजूद थे। सबकी निगाहें इसी तरफ थी। हर किसी के हाथ में रिवॉल्वरें दबी थी। सबके चेहरे पर हद से ज्यादा खतरनाक भाव फैले हुए थे। तभी देवराज चौहान के देखते ही देखते एक घुड़सवार सामने आया। उसने जीन के करीब ही एक थैला लटका रखा था। उसकी निगाहें अन्य घुड़सवारों से मिली। आंखों ही आंखों में इशारे हुए। उसने जीन के साथ लटकते थैले में से ग्रेनेड निकाला और उसे होठों तक ले जाकर दांतों से पिन निकाली। बहुत खतरनाक वक्त था। वह लड़ाका पुनः ग्रेनेड का इस्तेमाल करने जा रहा था और इस बार फेंकी गई ग्रेनेड ने तो बचा खुचा रेस्टोरेंट भी उड़ा देना था। फिर वह ग्रेनेड से मरते या उनके रिवॉल्वर की गोली से, कुछ पता नहीं था। दांत भींचकर देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल का रुख बाहर की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। गोली जीन के साथ लटकते ग्रेनेड वाले थैले पर लगी थी। सारे ग्रेनेड फट गए थे। घोड़े पर सवार ग्रेनेड फेंकने वाला लड़ाका और आसपास मौजूद कई लड़ाकों को ग्रेनेडों के धमाके ने अपनी जद में ले लिया था। चीखों पुकार का दहशत से भरा माहौल गर्म हुआ और आधे मिनट में ही थम गया। अब बाहर धूल ही धूल नजर आ रही थी या फिर बारूद की गंध। धमाका इतना तेज था कि कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। जगमोहन ने तो दोनों हाथ कानों पर रख लिए थे और अभी तक उसे कान खोखले और सन महसूस हो रहे थे। करीब 2 मिनट बाद धूल का उठा गुब्बार काफी हद तक छंट गया था। देवराज चौहान दांत भींचे लाल सुर्ख आंखों से उसी मुद्रा में पड़ा बाहर देखे जा रहा था। इतनी तो उसे तसल्ली थी कि ग्रेनेडों से पैदा होने वाला खतरा अब समाप्त हो गया था। लड़ाई अगर बाकी बची है तो वह रिवॉल्वरों से होगी, गोलियों से होगी। जगमोहन सरक कर देवराज चौहान के करीब आ पहुंचा था। उसकी आंखों में खतरनाक चमक लहरा रही थी। हाथों में रिवॉल्वर थमी थी। हो गया काम। जगमोहन बाहर उठ रहे धूल के गुब्बार को देखकर कहर भरे स्वर में बोला, क्या ख्याल है तुम्हारा? यह धमाका कितने ग्रेनेडों का होगा? 8, 10, 12 तो होंगे। देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा।
अब तक धूल का गुब्बार इस हद तक छंट चुका था कि बाहर का सारा दृश्य स्पष्ट नजर आ सके, और वास्तव में बुरे हाल का दृश्य नजर आया। टूटी फूटी कटी टुकड़ी हुई लाशें हर तरफ पड़ी थी, खून में डूबे मांस के लोथड़े। बहुत ही भयानक मंजर था। कई घोड़े मृत पड़े नजर आ रहे थे। 2 घोड़ों की गर्दनें इस अंदाज में अलग गिरी पड़ी थी कि उन्हें देखते ही बदन में खौफ से भरी सिहरन दौड़ जाती थी। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला दृश्य था। मौत से भरा सन्नाटा छाया रहा। देवराज चौहान की मौत से भरी ठंडी निगाह चारों तरफ घूम रही थी। अगले 2 मिनट में यह बात उसके सामने स्पष्ट हो गई कि कुल 6 लड़ाके ही जिंदा बचे थे, जिनमें से 2 घोड़ों पर ही सवार हक्के पक्के बैठे थे और 4 नीचे गिरे पड़े थे, जो कि अब उठ रहे थे। उनमें से 2 के हाथों में तो रिवॉल्वरें भी नहीं थी, लेकिन उठते ही उन्होंने इधर उधर पड़ी रिवॉल्वरों में से रिवॉल्वरें उठाकर अपने हाथों में दबा ली। वे सारे लड़ाके गुस्से में, क्रोध में डूबे दरिंदे लग रहे थे। एक बार फिर उन्होंने खुद को तैयार किया लड़ाई के लिए। इससे पहले कि वे मरने मारने वाला कोई खौफनाक कदम उठाते, देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर का 3 बार ट्रिगर दबा। बिना किसी देर दिक्कत के 3 उड़ गए। 2 घोड़े वाले और 1 नीचे खड़ा बचा रहा। देवराज चौहान ने चैम्बर में पुनः गोलियां डाली। जिंदगी और मौत से भरी जंग के दौरान उसका चेहरा वहशी हो रहा था। वह जानता था जरा सी लापरवाही उसकी जान ले सकती है। एकाएक जगमोहन के होठों से छोटी सी खतरनाक हंसी निकली। उड़ गए तीनों, बाकी बचे 3। कोई परवाह नहीं, अभी इनका भी नंबर लगेगा। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान के निकट सर्द भाव लिए बाहर की तरफ ही टिकी थी। और अगर उन्होंने 13 नंबर लगा दिया तो? देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। ये अब कुछ नहीं कर सकते। जगमोहन के होठों से गुर्राहट निकली। अपने ढेर सारे साथियों की मौत देखकर खौफ से भरे पड़े हैं। इस समय तो घबराहट में इनका निशाना भी ठीक नहीं बैठने वाला। तभी बिना घोड़े वाला कुछ दूर सलामत खड़े घोड़े पर उछलकर बैठा और लगाम पकड़कर वहां से भागने के से अंदाज में लगाम को झटका दिया। अन्य दोनों घुड़सवार लड़ाकों ने भी इस समय वहां से खिसकना ही बेहतर समझा। तभी देवराज चौहान की रिवॉल्वर गरजी। एक की खोपड़ी में गोली लगी, परंतु 2 लड़ाकों ने घोड़े दौड़ा दिए। देवराज चौहान ने पुनः निशाना बांधा। चैम्बर खाली हो चुका था। उसने पैंट में फंसा रखी दूसरी रिवॉल्वर निकाली, परंतु तब तक घुड़सवार लड़ाके कुछ ऐसी दिशा में हो गए थे कि वहां से निशाना ठीक नहीं बैठता। देवराज चौहान उठकर बाहर की तरफ दौड़ा, जगमोहन उसके पीछे। तभी ढेर सारी गोलियां चली और भागते लड़ाकों के जिस्म में कई छेद पैदा हो गए और उन छेदों से खून बहने लगा। दोनों घोड़ों से नीचे जा गिरे थे। देवराज चौहान और जगमोहन ठिठके। उस समय वे खुले में धूप में खड़े थे। चेहरों पर बेहद खतरनाक भाव मौजूद थे। उनकी मौत से भरी निगाह चारों तरफ घूम रही थी, साथ में रिवॉल्वर की नाल भी, क्योंकि भागने वाले घुड़सवार लड़ाकों को उन्होंने शूट नहीं किया था। हर तरफ मौत का सन्नाटा व्याप्त था। दोनों लाशों और खून के लोथड़ों के बीच खड़े थे। ऐसे में वे दरिंदे लग रहे थे। अगर वे राह चलते लड़ाके मौजूद भी थे तो दूर। फिलहाल कोई भी पास आकर मौत के उस खेल का खूनी हिस्सा नहीं बनना चाहता था। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें खूंखार भाव लिए आपस में टकराई। जगमोहन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि एकाएक ठिठक गया। घोड़े की टापों की आवाज बेहद करीब से ही उभरी थी। देवराज चौहान और जगमोहन रिवॉल्वरों सहित फौरन घूमे। रेस्टोरेंट के बगल में लगने वाली पतली सी गली से वह घुड़सवार निकला था। उसके एक हाथ में घोड़े की लगाम थी तो दूसरे में रिवॉल्वर। वह पतला सा, सूखा सा, मात्र 5.5 फीट की लंबाई का था। घोड़े पर बैठने के लिए भी उसे दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। पिचका सा चेहरा, दोनों गाल भीतर धंसे हुए थे, होठों पर मूछें, सिर पर कैप। वह लड़ाके के रूप में था। उसके पांव रकाबों में इसलिए फंस रहे थे कि रकाब खास तौर से ऊंचा करके उसकी लंबाई के हिसाब से सेट की गई थी और उसका घोड़ा देवराज चौहान के घोड़े की तरह ऊंचा लंबा था कि उस पर बैठा वह बेहद अजीब सा लग रहा था। देवराज चौहान उसे देखते ही
बेहद सतर्क हो उठा था, क्योंकि उसकी आंखों से झलकती खूंखारता बता रही थी कि वह जीता जागता मौत का दूसरा रूप है। भिजे होंठ इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसकी निगाहों में इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। धीरे धीरे घोड़ा आगे बढ़ाते हुए उसने घोड़े को उनके सामने ला रोका। देवराज चौहान और जगमोहन की खूनी निगाह उस पर थी, इस दावे के साथ कि अगर शूटिंग की नौबत आई तो वे पलक झपकते ही घुड़सवार लड़ाके को उड़ाकर रख देंगे। जगमोहन ने रिवॉल्वर उंगली में घुमाई, नाल का रुख उसकी तरफ ही था। तो तुम हो अबू काली? जगमोहन के होठों से गुर्राहट निकली। उसकी खतरनाक आंखें सिकुड़ी, परंतु तुरंत ही पूरी खुल गई। नहीं, मैं सौदागर सिंह हूँ। उसकी आवाज में दरिंदगी का पुट था। उन दोनों को मैंने ही शूट किया है। देवराज चौहान एकटक सर्द निगाहों से उसे देखे जा रहा था। तो अब तुम्हें हीरे चाहिए? जगमोहन ने खतरनाक स्वर में कहा। गिन कर दें या वैसे ही दे दें? एकाएक वह खौफनाक हंसी हंसा। हीरों से प्यार आबू काली को तो हो सकता है, लेकिन सौदागर सिंह को नहीं। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। तो तुम्हें हीरे नहीं चाहिए? नहीं। सौदागर सिंह का लहजा शांत था, परंतु उसकी आवाज में छाई रहने वाली दरिंदगी अवश्य झलक रही थी। मुझे हीरो की शक्ल भी नहीं देखनी। तुम में से मिस्टर हीरो कौन है? देवराज चौहान की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन जगमोहन ने देवराज चौहान की तरफ इशारा किया। सौदागर सिंह की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी, लेकिन जगमोहन ने देवराज चौहान की तरफ इशारा किया। सौदागर सिंह की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे, कई पलों तक झांकते रहे। फिर एकाएक सौदागर सिंह हंसा। बहुत बहादुर हो मिस्टर हीरो। देवराज चौहान उसी प्रकार सौदागर सिंह को देखता रहा। जब से तुमने जंगी बस्ती में कदम रखा है, तब से ही मुझे तुम्हारे बारे में बराबर खबरें हासिल हो रही हैं, और अब यहाँ की हालत देखकर मुझे मानना पड़ रहा है, वरना मैं यह बात मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई नया रंगरूट जंगी बस्ती में आबू काली के आदमियों को खुलेआम शूट कर रहा है और शान से घूम रहा है। आबू काली के आदमी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। सौदागर सिंह एकटक देवराज चौहान की आंखों में झांक रहा था। और अब भी जब मुझे आबू काली के आदमियों द्वारा तुम्हें यहाँ घेरे जाने की खबर मिली, तो तुम्हारी मौत का तमाशा देखने की सोचकर मैं यहाँ आ गया। परंतु मुझे आबू काली के 20 से ऊपर आदमियों की मौत का तमाशा देखना पड़ा, और इससे भी बड़ी हैरत की बात तो यह थी कि मैंने पहली बार आबू काली के आदमियों को पीठ दिखाकर भागते हुए देखा। उन दो की बात कर रहा हूँ जिन्हें मैंने और मेरे आदमियों ने शूट किया था। सौदागर सिंह की चुप्पी के साथ ही उनके बीच सन्नाटा छा गया। जगमोहन ने वह खामोशी तोड़ी। तुम्हारे आदमी? हाँ, कहाँ हैं? सौदागर सिंह ने रिवॉल्वर वाला हाथ उठाकर खास अंदाज में हिलाया। देखते ही देखते आसपास मौजूद ऑटो से घुड़सवार लड़ाके निकलकर घेराबंदी के से अंदाज में सामने आ खड़े हुए। उनकी संख्या 15 के करीब थी, और देवराज चौहान की पैनी निगाहों से यह बात छिपी न रही कि वे 15 के 15 खतरनाक मंजे हुए लड़ाके हैं, एक से बढ़कर एक। शूटिंग में इनसे टक्कर लेना आसान काम नहीं। जगमोहन के चेहरे पर खतरनाक भाव उभरे। तो फौज भी साथ लाए हो और कहते हो तुम्हें हीरे नहीं चाहिए? सौदागर सिंह कड़वी हंसी हंसा। मैंने ठीक कहा था, मुझे हीरे नहीं चाहिए। जगमोहन के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। उसने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के होठ एकाएक अजीब से अंदाज में सिकुड़ चुके थे। उसने रिवॉल्वर होल्स्टर में डाली और पलटकर उस तरफ बढ़ गया जहां घोड़े बंधे थे। सौदागर सिंह की आंखें सिकुड़ गई, होठ भिंच गए। देखते ही देखते देवराज चौहान ने अपना बंधा घोड़ा खोला और उछलकर घोड़े पर बैठ गया। जगमोहन कई क्षणों तक असमंजस से भरी मुद्रा में खड़ा रहा। देवराज चौहान का इशारा पाते ही वह भी आगे बढ़ा और बंधा घोड़ा खोलकर जीन पर जा बैठा, परंतु हाथ में रिवॉल्वर दबी रही। वह सौदागर सिंह और उसके आदमियों के प्रति शंकित था, लेकिन इस बात को भी जानता था कि वे सब सामने मौजूद थे और वक्त आने पर उन्हें फौरन शूट कर देंगे और वे अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। देवराज चौहान ने घोड़े को ऐड़ मारी।
घोड़ा आगे बढ़ा। जगमोहन का घोड़ा भी आगे बढ़ा। देवराज चौहान और सौदागर सिंह की आंखें बार बार एक दूसरे से टकरा रही थी। मिस्टर हीरो, सौदागर सिंह का ठोस स्वर गूंजा। ठहरो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। देवराज चौहान ने उसके घोड़े के समीप अपना घोड़ा रोका। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, देवराज चौहान ने शांत और सर्द लहजे में कहा। लेकिन सौदागर सिंह तुमसे बात करना चाहता है। सौदागर सिंह की आवाज में ठंडे भाव आ गए। लेकिन मिस्टर हीरो कोई बात नहीं करना चाहता, देवराज चौहान ने पूर्वता स्वर में कहा और घोड़े को आगे बढ़ा दिया। जगमोहन का घोड़ा भी उसके पीछे हो गया। रिवॉल्वर थामे जगमोहन इस बात के प्रति सतर्क था कि अगर ट्रिगर पर जमी सौदागर सिंह की उंगली हिली तो वह कम से कम सौदागर सिंह को तो शूट कर ही दे, मरने से पहले। सौदागर सिंह के साथी घुड़सवारों ने देवराज चौहान और जगमोहन का रास्ता रोक लिया। सबके हाथों में रिवॉल्वरें आ गई थी। किसी भी पल वे शूटिंग शुरू कर सकते थे। देर थी तो सिर्फ सौदागर सिंह के इशारे की, जो कि कभी भी किसी भी पल हो सकता था। देवराज चौहान की मौत से भरी निगाहें लड़ाकों पर जाने लगी। जगमोहन के चेहरे पर क्रूरता से भरी चादर बिछ चुकी थी। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर कुछ दूर मौजूद घोड़े पर सवार सौदागर सिंह को मौत से भरी ठंडी निगाहों से देखा। दरिंदा लग रहा था वह। सौदागर सिंह, देवराज चौहान की आवाज में ऐसे भाव ठाठे मार रहे थे कि सुनने वाले भी भीतर ही भीतर कांप उठे थे। मेरा रास्ता मत रोक। खौफ से भरा मौत में लिपटा सन्नाटा छा गया वहां। कई पलों तक वहां सन्नाटा व्याप्त रहा और उस सन्नाटे को सौदागर सिंह की हंसी ने तोड़ा। एकाएक ठठाकर जोरों से हंस पड़ा था सौदागर सिंह। उसका घोड़े पर मौजूद शरीर जोरों से हिलने लगा था। उसकी हंसी ने वहां छाए मौत से भरे भयानकता के माहौल को और भी बढ़ा दिया था। देवराज चौहान आंखें सिकोड़े सर्द आंखों से उसे देखे जा रहा था। जगमोहन हाथ में रिवॉल्वर थामे, चेहरे पर खतरनाक भाव लिए, किसी भी समय सौदागर सिंह पर गोली चलाने को तैयार था। वह भी सौदागर सिंह को ही देखे जा रहा था। सौदागर सिंह ने हंसी रोकी, घोड़े को एड़ मारी। घोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ा और देवराज चौहान के घोड़े के समीप पहुंचकर ठिठक गया। मैंने सौदागर सिंह के होठों पर मुस्कान थी। बहुत जांबाज देखे, बहुत लड़ाके देखे, लेकिन शायद तेरे जैसा नहीं देखा और कभी देखूंगा भी नहीं। मिस्टर हीरो, तू वास्तव में जाबांजों का हीरो है। माना तेरे को, पूरा माना। तू जाना चाहता है? ठीक है, जा, खुशी से जा। मैं तुझे रोककर तेरा मन बिना वजह मैला नहीं करना चाहता। जा, कोई तेरे रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन जाते जाते एक बात सुनता जा। सौदागर सिंह तेरे से बात करना चाहता है। मैं आज की ही तारीख में तुझसे मिलकर बात करूंगा। लेकिन याद रखना मिस्टर हीरो, सौदागर सिंह को दोबारा इनकार सुनना पसंद नहीं आएगा। जा। देवराज चौहान ने होठों में सिगरेट फंसाई और दोनों हाथों से लगाम को पकड़कर झटका दिया। उसे घेरने वाले घुड़सवारों ने रास्ता छोड़ दिया था। देवराज चौहान और जगमोहन के घोड़े रफ्तार के साथ बिना रुके दौड़ते चले गए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।